हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच जी जी एम्स। मेरा नाम है शिवम गिरी गोस्वामी और मेरे नीट में स्कोर थे 667। और अभी करेंटली मैं एमबीबीएस करने जा रहा हूँ एम्स रायबरेली से। तो काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही थी कि आप अपनी नीट जर्नी के बारे में बताइए, आपने क्या क्या किया, कैसे प्रिपरेशन की। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। आप इसको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी कह सकते हैं या मेरी नीट प्रिपरेशन वीडियो। तो करेंटली मेरा नीट प्रिपरेशन स्टार्ट होता है ड्रॉप ईयर के बाद। 11th-12th में यूजुअली आपकी बोर्ड्स की पढ़ाई होती है तो उतना फोकस नहीं होता है, बेसिक बेसिक चैप्टर से आदमी क्लियर करता है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ड्रॉप ईयर के बाद। उसमें फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उस समय सब कुछ फ्रेश था, कुछ पता नहीं था कि यूजुअली एक स्पेसिफिक नीट के लिए कैसे पढ़ना है। ये तो पता था कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स ले ली। सबसे बड़ी गलती कह सकते हो आप नीट प्रिपरेशन के नज़रिए से, मैंने बहुत सारी बुक्स ले ली थी और मैं सारी बुक ही पढ़ने चला गया था फर्स्ट ईयर, पहले मेरे ड्रॉप ईयर में। तो उस वजह से क्या हुआ कि मैं जेई की क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेता रहा, बहुत हार्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेता रहा। पर जो नीट पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन थे, क्योंकि नीट के लिए आपको चाहिए होता है स्पीड और साथ में एक्यूरेसी। वो अलग अलग किताब पढ़ने से नहीं आती है। वो आप अगर एक ही किताब को बार बार पढ़ो, फिर उसी का रिवीजन करो, फिर उसी में टेस्ट दो, तो आपकी एक ही चीज़ को रिवाइज करके मल्टीपल टाइम्स आपकी स्पीड बढ़ती है। और मैंने बिल्कुल इसका उल्टा किया। मैंने आपके मल्टीपल बुक्स पढ़ने शुरू कर दिए। तो उस वजह से नॉलेज तो बढ़ जाती थी, पर यह है कि रिवाइज बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए उस वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में मेरे 486 बने फर्स्ट ड्रॉप में। फिर उसके बाद सेकंड ड्रॉप जो था उसमें थोड़ा सा मैंने और स्ट्रिक्ट होना शुरू कर दिया एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में मैं स्ट्रिक्ट होकर पढ़ता था। तो लेकिन ये था कि फिर भी मेरा मन कहीं ना कहीं यही रहा कि जो और लोग हैं वो नंबर ले आते हैं, 680 690 लेके आते हैं, वो खाली एनसीईआरटी पढ़ के कैसे ला सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए आपको एक इधर रेफरेंस बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्योर सेल्फ स्टडी करी है, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली है। तो इसलिए मुझे उतना गाइडेंस भी नहीं था कि कंपटीशन एक अलग ही चीज़ होती है, कंपटीशन में नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आपके 180 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप वो सही कर ले रहे हो तो आप नीट के टॉपर हो या फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें फिर आपकी नॉलेज की महत्व होता है, पर यह है कि आपको बस वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेन बात तो यही है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो रेदर फॉर गोइंग फॉर नॉलेज यू शुड गो फॉर रिविजन। सेकेंड ईयर में भी यही हुआ कि मेरा मैं बुक्स पढ़ता गया, थोड़े बहुत मॉक टेस्ट भी दिए, पर कोई प्लान्ड मैनर में नहीं था। इसलिए सेकेंड ईयर में भी मेरे 546 के आसपास मेरे नंबर आए। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने दो बार, जब मेरा ड्रॉप हो गया तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि पढ़ तो मैं इतना सारा रहा हूँ, मतलब फिजिक्स की मेरे पास तरह तरह की बुकें थी, एस एल और थी, डीसी पांडे थी, यहाँ तक कि मैंने फॉरेन राइटर्स की बुक तक पढ़ दी थी, रेसनिक, हेलिडे, हीरोडो, न जाने कौन कौन सी बुक में पढ़ता चला गया, केमिस्ट्री बायो सब में। कैम्बेल आती है, ट्रूमेंस आती है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ और नंबर मेरे कम ही होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद इसका मामला कुछ और ही है। यहाँ पर मतलब आपकी जो है कुछ और ही चीज़ हो रही है जिससे टॉपर क्रिएट हो रहे हैं। तो थर्ड ईयर में मैंने फिर काफ़ी पता तो मेरे को था कि एनसीईआरटी से सिलेक्शन होता है, पर क्या होता है कि आपको विश्वास नहीं होता है कि एक बुक से आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर फिर धीरे धीरे एक चीज़ और हुई कि 2020 के बाद से आपका थोड़ा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होने लग गया। तो जब एनसीईआरटी का पेपर हो जाता था तो उसके बाद जब मैं उस पेपर के क्वेश्चन को देखता था, एनालाइज़ करता था कि ये आया कहाँ से है, तो पता चलता था कि या तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आ रखा है या फिर एनसीईआरटी की बैक साइड से आ रखा है और कहीं न कहीं एनसीईआरटी के रेफ़रेंस से ही आ रखा है। जब वो रेफ़रेंस में देखता था, किस पेज नंबर से किस पॉइंट पे क्वेश्चन है, तब पता चलता था कि हम खाली में इतनी सारी बुक पढ़ रहे हैं, खाली एनसीईआरटी पढ़ के ये काम हो सकता है। तो थर्ड ईयर में मैंने खाली एनसीईआरटी पढ़ी और थोड़ा बहुत उसका रेफ़रेंस देखने के लिए मैंने कोई रेफ़रेंस बुक उठा ली जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशन में नॉलेज हो। और उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। और मॉक टेस्ट मैंने इतने दिए कि मैंने गिने नहीं फिर, कि मॉक टेस्ट देना भी मेरी आदत थी कि मॉक टेस्ट नहीं देता था पहले, बस खाली मैं पढ़ रहा था नॉलेज के लिए। और साथ ही साथ मैं बीएससी भी कर रहा था, तो उसमें भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता था मेरा। तो इसलिए मुझे 3 ड्रॉप भी लगे इसमें, पर थर्ड ड्रॉप में समझ गया था कि चाहे आप कितनी भी नॉलेज गेन कर लो, आप सिलेक्शन अगर नहीं ले पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि आपको
तभी लोग समझेंगे कि आपने नीट में कुछ निकाला है, जब आपके नंबर उतने आएँगे। फिर चाहे आप 50 बुक पढ़ो या 1 बुक करके करो। तो तब मैं समझ गया था, इसलिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स पढ़े, एग्ज़ाम फिर पीछे की बैक साइड भी करने की कोशिश करी, काफ़ी बार कर ली, फिर वो भी याद होने लग गई थी। और बायो में तो सिर्फ एनसीईआरटी करी थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने डॉक्टर अली के एमसीक्यू किए थे। और केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी वही हो गई, और थोड़ी बहुत आपके मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, उससे ही रिवाइज़ हो जाता था। फिर मैंने बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा बुक करना छोड़ दिया था। और जब फिर मेरा पेपर आया तो मुझे थर्ड ईयर में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था फिर पेपर में, क्योंकि मैं 2 ड्रॉप ले चुका था। मैंने कहा मैंने इतना पढ़ दिया, तो मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ और नंबर कम ही होते जा रहे हैं। तो मैं जनरल सीधे पेपर देने चला गया था थर्ड ईयर में, जब मेरा थर्ड ड्रॉप हुआ था। जब मैं वो पेपर दे के आया तो मैं नॉर्मल सा था। मैंने कहा कि हाँ, आ जाएँगे शायद 600 प्लस मेरे आ ही जाएँ, या 580 हो ना हो, मुझे उतना फिर वो नहीं था। अ, प मेरा पेशेंस खत्म हो गया था। तो फिर मैं दोबारा से जब मैंने घर आके मिलाया, तो अचानक से बूम ओवर 646 वहाँ पे मार्क्स निकले। तो उसके बाद 646 आने के बाद फिर जब मैंने एलएनकी से मिलाया था इसको, तो 640 650 आ रहे थे। फिर एक बार एनटीए की जब आंसर की आई, तो वो बढ़ के 656 के आस-पास पहुँच गए मेरे नंबर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। आपके कोचिंग वाले कुछ बताते हैं, एनटीए वाले कुछ और बताते हैं। फिर उसके बाद जब लास्ट में एक फाइनल आंसर की रिलीज़ हुई, तो उसमें और अच्छे से मेरे आंसर सही निकले। 667 स्कोर तक मेरा पहुँच गया था। तो मुझे उस समय पता नहीं चला कि मैं जो पेपर में दे रहा था, बस पेपर देता गया। थर्ड अटेम्प्ट में मुझे पता नहीं चला था मेरे हाथ कैसे चल रहे थे। कहीं न कहीं जो मैंने 3 साल में जो मैंने पढ़ा था, चाहे वो बाहर की बुक से था, अंदर की बुक से था, वो काम भी आया थर्ड ईयर में। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बहुत नॉलेज भी ले लेते हो, तो फिर आपके दिमाग में वो चीज़ स्टोर हो जाती है, फिर हाथ आपके अपने आप चलने लगते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे पता नहीं चला, पर मैं वहाँ पेपर इतनी तेज़ सॉल्व करता चला गया, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे और नॉलेज भी काफ़ी थी, और इस बार रिवीज़न भी किया था। तो मेरे हाथ बिल्कुल, मेरा पेपर ही खत्म हो गया था कुछ समय पहले। करीब 10-20 मिनट पहले मेरा पेपर खत्म हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला। तो ये होता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करते जाओ, तो आपकी सक्सेस हो ही जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कोई 20-30 घंटे की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो यही था, मैं बस पढ़ने के लिए पढ़ रहा था कि रेफ़रेंस बुक उठाई, एक खत्म हुई तो दूसरी उठाई, दूसरी तो तीसरी उठाई, दिन भर पढ़ते रहा, पढ़ते रहा। पर अगर आपको कॉम्पिटिशन निकालना है, तो आपको याद रखना है कि इस समय एनसीईआरटी ही बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी हो गया, रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट हो गए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और अगर आपके मॉड्यूल्स हैं, तो फिर आप मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और एनसीईआरटी पढ़िए। अगर एनसीईआरटी के साथ कुछ और पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, पर एनसीईआरटी छोड़कर कुछ पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन तो नहीं होगा। ये तो पक्की बात है, आप मेरे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बीएससी भी करी और मैंने कहीं पे मैं पढ़ाता भी था कोचिंग्स में, और खुद भी पढ़ रहा था। तो मैं नॉलेज, इतनी नॉलेज ले ली कि मतलब कि मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, वो नॉलेज नहीं माँगता है। एक लेवल तक ही नॉलेज माँगता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन निर्भर करता है कि आप कितना रिवीज़न कर रहे हैं, या फिर आप कितना मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कितनी आपकी स्पीड है और कितना आप एक्यूरेट है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये पेपर कुछ और है। दरअसल हम कोई पीएचडी नहीं करने जा रहे हैं, या फिर हम कोई मैगज़ीन अपने थीसिस नहीं लिख रहे हैं कि हमको बहुत सारी नॉलेज चाहिए। आप याद रखिए, हम यहाँ पे कम से कम 20 लाख लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, जो कि सिलेक्शन के लिए बेताब हैं। तो आप लोग अगर उनसे आगे निकलना है, तो आपको फिर क्वालिटी पे विश्वास करना पड़ेगा, ना कि क्वांटिटी पे। तो इसी तरीके से आप लोग याद रखिए कि आप एनसीईआरटी पे फ़ोकस कीजिए। एनसीईआरटी के फिर एनसीईआरटी में कुछ नहीं छोड़ना है। जब आप इतनी सारी बुक पढ़ सकते हैं, तो एनसीईआरटी को ही क्यों ना बार-बार पढ़ें। एनसीईआरटी में जब बायो की बात करें, तो उसमें आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो उसमें अब ऑथर होता है, ऑथर की डिटेल्स पढ़िए, समरी पढ़िए, इंट्रोडक्शन पढ़िए, कुछ छोड़ना ही नहीं है। एक डायग्राम्स, टेबल्स, सब कुछ। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, फिर आप बाद में मिलाओगे, तो उससे अच्छा पहले ही करके चले जाओ। और हाँ, खाली पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, तो आप एक डॉक्टर अली की बुक आती है, जो मैंने पर्सनली लगाई थी। बुक्स तो बहुत आती हैं मार्केट में, पर डॉक्टर अली की जो बुक थी, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थी। पूरी एनसीईआरटी की लाइनें ऐसी उसमें फ़ीड कर रखी हैं कि आपको बिल्कुल एकदम मज़ा आ जाएगा। मैं बोलता भी हूँ इस चैनल में। तो उस बुक को आप लगा सकते हैं, या फिर कोई और बुक ले लीजिए जो एनसीईआरटी ही बेस्ड हो, बस बुक एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वही केमिस्ट्री के लिए भी है, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में तो बस आपको 100% यही करना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। वही है, ऑर्गेनिक के लिए भी है। बाकी कुछ और जो बुक्स होंगी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या नेसेसरी है। और ये आप एनसीईआरटी में यही करना है आपको, केमिस्ट्री में भी पीछे की एक्सरसाइज करिए,
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके इस समय ये हो रहा है कि जो बीच के एग्जाम्पल्स दिए होते हैं केमिस्ट्री में, जिनके सॉल्यूशन दिए होते हैं, उनको तो पढ़ के ही जाना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से भेज दे रहे हैं, और आप खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं दुनिया भर के मॉड्यूल्स लगाने में या फिर बुक्स लगाने में, और आ रहा है आपके मिड एग्जाम्पल्स में से। तो एग्जाम्पल्स को करिए, बैक साइज करिए, एनसीईआरटी को छोड़िए मत। फिजिक्स में आप एक एक्सटर्नल बुक ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग ऐसे ही कर देंगे, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, चाहे डीसी पांडे हो, एवर आपकी एररलेस आती है, बहुत सारी बुक हैं। तो कुछ एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड हो तो अच्छा है, नहीं तो आपके जो सिलेबस से रिलेटेड है फिजिक्स में, आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, वो ज़रूरत भी है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक करने होते हैं। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल करने के लिए मत सोचिए, वही बात है, क्वालिटी को प्रेफर कीजिए। 250, 300, 1000 न्यूमेरिकल मत लगाइए, कुछ न्यूमेरिकल्स कीजिए और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे कीजिए। एक ही क्वेश्चन, एक ही आपके फॉर्मूले पे 1000 क्वेश्चन मत करना। एक फार्मूला लो, उसमें 2-4 क्वेश्चन करे, 5-6, जब तक आपका डाउट क्लियर हो तब तक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले में आ जाइए या नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए। उसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगे फिजिक्स में। क्योंकि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिजिक्स के पेपर के दिन थोड़ा सा आपका टेंशन इंक्रीज हो ही जाता है क्वेश्चन देख के। तो इसलिए आपको आदत बनानी पड़ेगी उनसे, क्या बोलते हैं, उनसे आपको मेंटेन करने की आदत बनानी पड़ेगी। और इसी तरह से आपको तीनों क्वेश्चंस को करना है। और उसके बाद अब आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कुछ टाइम, लेकिन आपको 3 घंटे लेना है, आपको 3 घंटे 20 मिनट मिलते हैं आप पेपर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हो सके आप ट्राई कीजिए कि 3 घंटे के अंदर ही आपका पेपर हो जाए, क्योंकि आपको जो 200 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको 180 करने होते हैं, तो जो 20 क्वेश्चन है वो आपको तोहफे के नहीं दे रखे हैं। होता यह है कि आपको उसमें से चॉइस मिलती है कि आप 200 में से 180 करें, पर उसे पढ़ने में भी टाइम जाता है। जो आप 200 पढ़ने, तो आपको 200 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। तो आपको ट्राई करना है कि पेपर आपका टाइम से पहले हो जाए, इसीलिए आप लोग तैयारी रखिए। 200 नए वाले मॉक टेस्ट पे पेपर दीजिए, जिसमें 200 क्वेश्चन हों, नए पैटर्न पे पेपर दीजिए। और इस साल का जो पेपर है वो थोड़ा टफ होने जा रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो आपका अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे, जो सब वो बिल्कुल इजी आ रहे थे, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे थे। तो एस पेपर तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है इस बार, ऐसा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट रहिए, कोई और फालतू बुक करने की ज़रूरत है नहीं। और उसके जैसे आपका 70% कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप सीधे मॉक टेस्ट देने पे आ जाइए। जितने मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका प्रपोर्शनल होगा सक्सेस के, ये आप याद रखिए। तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की बजाय आप उसे मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट करने का भी तरीका है कि मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद अगर आपने उसको मिलाया नहीं, बाहर फेंक दिया, मॉक टेस्ट दे के आपने कहा मेरे से नहीं होगा, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपने 3 घंटे बर्बाद कर दिए। जितने भी आप कर पा रहे हो मॉक टेस्ट करो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको उसको मिलाना है। एक रजिस्टर लीजिए, जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसको नोट कर लीजिए। जो सही है वो तो आप सही रहेंगे, पर जो गलत है अगर वो आपने नोट कर लिए पर अलग से किसी रजिस्टर में, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप उसमें रजिस्टर कर लोगे तो फिर आप पेपर के दिन उससे पहले पढ़ सकते हो उस रजिस्टर को। फिर आपको बार बार वही मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने मॉक टेस्ट दिया, सही सवाल तो सही आपके पेपर में भी हो जाएंगे, पर जो गलत है उनको आप अलग से क्या करो, नोट कर लो। तो इस तरह से आपका एक मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप हर टेस्ट में आप क्या करेंगे, आप नोट करते रहिएगा उन क्वेश्चंस को जो आपके गलत हो रहे हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन, 10 मॉक टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट में आप सारे क्वेश्चन जब कर लोगे, तो उसके बाद आप नोट कर लेना और फिर रिवाइज कर लेना पेपर से पहले। तो इससे आप तो कोई सवाल छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट भी होते हैं। और रिपीट से आप याद आया मुझे कि आप पीवाईक्यू तो छोड़ना मत। पीवाईक्यू करते करते क्या होता है आपका, एक तो कोई क्वेश्चन जो रिपीट होने वाला होता है वो आ जाता है, और साथ ही साथ में और क्या बोलते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो आप कोई और बुक लेने से अच्छा है आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। तो लास्ट में मेरा यही है कि एक एनसीईआरटी कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए और मॉक टेस्ट, इसके अलावा आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है किसी चीज़ में, तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए अपनी नीट स्टडी को जारी रखें, और तब तक के लिए बाय।